Good morning all of you. Welcome back your business study class. So student, as you know our topic is going on फाइनेंशियल मार्केट. तो अब तक हमने दो डिसीजन पढ़ लिए हैं बेटा. फर्स्ट डिसीजन हमारा क्या था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन. और सेकंड डिसीजन था हमारा फाइनेंशियल डिसीजन. तो दो बोथ डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी. तो टुडे वी विल स्टार्ट द थर्ड डिसीजन. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी. इट्स अ डिसीजन फॉर डिविडेंड डिसीजन. तो डिविडेंड क्या होता है आप सबको मालूम है. जब हम अपना पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद हमें वहाँ से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि हमें वहाँ पे से क्या मिलता है? डिविडेंड. डिविडेंड को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इसको बोलते हैं लाभांश. लाभ का एक अंश, यानी प्रॉफिट का कुछ पार्ट. ठीक है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट. तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपको मिल रहा है, तो ये डिपेंड भी किस पे करेगा? प्रॉफिट पे ही करेगा. सीधी सी बात है, जब हमें प्रॉफिट का पार्ट मिल रहा है तो डिपेंडेबल किस पे? प्रॉफिट पे. यानी अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो आपको डिविडेंड देगी. और अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो आपको हायर डिविडेंड देगी. तो इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द सरप्लस ऑफ कंपनी. ठीक है, तो जो है इसकी डेफिनेशन है, या हम कह सकते हैं इसका एक समराइज है, वो ये है कि डिविडेंड इज अ कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड. डिविडेंड इज कंसर्न, किससे कंसर्न करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड, की जो सरप्लस फंड मेरे पास आया उसका डिस्ट्रीब्यूशन मुझे कैसे करना है. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डिविडेंड फुल्ली डिपेंड होता है कंपनी के प्रॉफिट पे, सरप्लस पे, कि कंपनी कितना मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट अर्न कर रही है, सरप्लस अर्न कर रही है. तो दिस इज द मेन थिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन. तो अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो है इसमें अर्निंग. तो अर्निंग यही है कि अगर कंपनी की जो अर्निंग है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर और कंपैरेटिवली करंट ईयर इंक्रीज होती जा रही है, तो हमारा जो डिविडेंड होगा वो हाई रेट ऑफ अर्निंग होगा. ठीक है, हम हाई रेट पे डिविडेंड देंगे. लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन में प्रीवियस की कंपैरेटिवली हमारी इस ईयर की अर्निंग कम हो रही है, तो हमारा डिविडेंड रेट क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो डिविडेंड आर पेड ऑफ आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग. इफ देयर आर मोर अर्निंग, if there are more earning, then the company declare high dividend. But if the company not during the current year and previous year the company not earning more dividend and more earning, तो it's give the लो डिविडेंड. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे अर्निंग ज़्यादा हुई है तो मुझे डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, तो यानी मैं अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड ज़्यादा दूंगी. अगर कंपनी को अर्निंग ज़्यादा नहीं हो रही है तो डिविडेंड भी ज़्यादा नहीं दिया जाएगा. नाउ द कम टू द सेकेंड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग. स्टेबिलिटी यानी जब मुझे पता है कि कंपनी को इतनी अर्निंग तो फिक्स होनी ही होनी है, स्टेबिलिटी है, एक फिक्सनेस है, हमें पता है फिक्स वे पे हमें अर्निंग होनी है, तो यहाँ पर भी डिविडेंड पॉलिसी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है. यहाँ पर स्मूथली कंपनी वर्क कर रही है, तो यहाँ पर जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो एक अच्छा डिविडेंड मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास क्या है? स्टेबिलिटी है अर्निंग में. ठीक है, तो कंपनी हैविंग स्टेबिलिटी और स्मूथ अर्निंग प्रेफर टू गिव हाई रेट ऑफ डिविडेंड, whereas company with unstable earning prefer to give low rate of dividend. Okay, now we come to the next point, third point, cash flow position. कैश फ्लो पोजीशन. तो कैश फ्लो पोजीशन हमें किस प्रकार पता चलता है कि कैश फ्लो पोजीशन से इफ वी आर गेटिंग अ मोर सरप्लस, या हमारे पास इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है और आउटफ्लो कम हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? डिविडेंड ज़्यादा देंगे. अगर हमारे पास इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है तो हमारा डिविडेंड जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं आपको अर्निंग दूंगी कहाँ से, आपको डिविडेंड दूंगी कहाँ से. तो मेन थिंग इज डिपेंड ऑन सरप्लस. अगर सरप्लस हो रहा है, सरप्लस मुझे मिल रहा है, कंपनी को सरप्लस बहुत अच्छा है, उसके पास इनफ्लो की जो कैश की पॉसिबिलिटीज़ है, कैश बहुत सारी मात्रा में है, तो वो आपको एक अच्छा डिविडेंड देगी. बट अगर उसके पास कैश फ्लो कैश की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, तो वो आपको डिविडेंड जो है वो कम देगी. ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या होता है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड है सम कंपनी फॉलो अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी
कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने वहाँ एक स्टेबल पॉलिसीज लगाती हैं कि हमें एक फिक्स रेट पे डिविडेंड देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने शेयर होल्डर्स को इतना फिक्स डिविडेंड देंगे ही देंगे। तो इन कंपनीज की मार्केट में रेपुटेशन भी कैसे होती है, बहुत हाई लेवल की रेपुटेशन होती है, और इन पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका बिलीव सबसे ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर रेगुलर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड होती है, वहाँ पर रेगुलर डिविडेंड जो होता है शेयर होल्डर्स को रेगुलरली मिलता जाता है, ठीक है। एंड देयर इज नो चेंज पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड, अकॉर्डिंग टू लॉस या अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी है डिविडेंड में, और हमें एक रेट पे डिविडेंड प्रोवाइड करना ही करना है शेयर होल्डर को। नाउ वन पॉइंट इज रिमेनिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है बेटा, अगर मुझे पता है कि मैं इस सरप्लस को अगर अपने नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दूं, देखिए मेरे पास प्रॉफिट आया, अभी प्रॉफिट को मैं दो मोटिव है मेरे पास। पहला मोटिव क्या है कि मैं शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में दे दूं, दूसरा मोटिव मेरे पास क्या है कि मैं किसी एक नए प्रोजेक्ट में उसका इन्वेस्टमेंट कर दूं, ठीक है। तो अगर मेरे पास नया प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और उसमें अगर मैं अपने सरप्लस को इन्वेस्ट करती हूँ तो मेरे शेयर होल्डर्स को फ्यूचर में और ज़्यादा प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो मैं क्या करूँगी कि उन्हें डिविडेंड कम दूंगी और उसकी जगह जो मोस्ट सरप्लस का पार्ट है उसे अपने नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर दूंगी। तो ये क्या होता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। इफ कंपनी हैव नो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, no investment or growth plans, that it would be better to distribute more in the form of dividend। तब हम उसे क्या करेंगे, बहुत सारे डिविडेंड को शेयर होल्डर को पेड कर देंगे। बट जनरली द मैच्योर कंपनी डिक्लेयर्ड मोर डिविडेंड, यस, क्योंकि जो नई कंपनियां होती हैं वो तो कोशिश यही करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट का यूटिलाइज करें और अपने सरप्लस को अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते रहें। बट जो पहले से ही पुरानी कंपनियां चली आ रही है, स्टेबल है मार्केट में, उनके साथ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो ऑलरेडी स्टैब्लिश होती हैं, तो वो उनका जो डिविडेंड का रेट होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर क्या है, इफ अ कंपनी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिटायर्ड एंड मिडिल क्लास शेयर होल्डर। मिडिल क्लास शेयर होल्डर आपको पता है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक इन इंडिया देयर आर अ मिडिल क्लास पीपल, एंड जो वो इन्वेस्ट करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट का मेन मोटिव क्या होता है कि उन्हें किसी तरह डिविडेंड चाहिए, एंड एट एनी कॉस्ट दे वांट टू बी अ डिविडेंड। उनको डिविडेंड चाहिए होता है क्योंकि वो एक उनकी अर्निंग हो रही होती है। तो अगर कंपनी के पास इस तरीके के शेयर होल्डर ज़्यादा है जो कि हमेशा उससे डिविडेंड की ही उम्मीद रखते हैं और उसी के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देना चाहिए। बट अगर कंपनी पर वेल्दी शेयर होल्डर हैं और यंग शेयर होल्डर हैं, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करती है, अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, इन्वेस्ट करने की सोचती है कि वो जो उसका सरप्लस है वो उसे किसी और प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग और करे, और फिर इन फ्यूचर में अपने शेयर होल्डर्स को बहुत दे। देखो यहाँ दो बातें हो गई, पहला, अगर मेरा शेयर होल्डर मिडिल है और रिटायर्ड है, रिटायर्ड यानी पुराना हो चुका है बहुत, तो यहाँ पर मेरे को डिविडेंड कैसा देना होगा, हाई रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि दे पीपल्स आर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द डिविडेंड। वो डिविडेंड पे ही डिपेंड करते हैं, उनकी इनकम का सोर्स ही डिविडेंड है। तो यहाँ पर हमें कैसा देना चाहिए, हाई रेट ऑफ डिविडेंड। लेकिन अगर कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो इस तरीके के हैं बेटा कि वो नए हैं, फ्रेश हैं और वेल्दी शेयर होल्डर है, तो ऐसे कंडीशन में कंपनी रिटेन अर्निंग अपने पास रख के और उसका यूटिलाइज कर सकती है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और फ्यूचर में अपने उन शेयर होल्डर्स को और ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सेशन पॉलिसी। तो टैक्सेशन पॉलिसी क्या होती है बेटा, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी, डिपेंड ऑन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। अंडर प्रेजेंट जो प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है वो इनकम टैक्स इज टैक्स फ्री इनकम फॉर शेयर होल्डर, whereas company has to pay tax on dividend given to, if tax rate is higher
अगर टैक्स रेट हायर है तो हम डिविडेंड कैसा देंगे, हम डिविडेंड लेस देंगे, हमें कम डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर हायर रेट ऑफ टैक्सेशन है, समझ लीजिए से, हायर रेट ऑफ टैक्सेशन है तो हम डिविडेंड कैसा देंगे, कम देंगे, ठीक है। अगर हायर रेट ऑफ डिविडेंड टैक्सेशन नहीं है तो हम डिविडेंड कैसा देंगे, ज़्यादा देंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। तो कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन क्या होता है, इफ कैपिटल मार्केट कैन इजीली बी एसेस अप्रोच देयर इज अ डिमांड इनफ फॉर द सिक्योरिटी देन अ कंपनी गिव मोर डिविडेंड। देखिए अगर आपके शेयर्स की डिमांड जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, मार्केट कंसिडरेशन करना चाहते हैं आप, मार्केट पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना कैप्चर करना, तो आपकी पॉलिसी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देने की, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ करने की, ठीक है। और अगर आपका कुछ इस तरीके का कंट्रोल कंसिडरेशन नहीं है, मार्केट पे कंसिडरेशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक लो रेट ऑफ डिविडेंड को ही फॉलो करेंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लीगल रिस्ट्रिक्शन। देखिए अगर डिविडेंड देते समय कंपनी के कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज द कंपनी एक्ट has given certain provision regarding the payment of dividend. A part of the Company Act, there are certain internal provision of the company that whether is the company has a enough flow of cash to pay dividend. अगर कंपनी के पास इनफ कैश है तो वो डिविडेंड को ज़्यादा देगी। अगर the payment of dividend should not be effect of the liquidity of the company. The payment of dividend कहीं पर भी इफेक्ट नहीं करता है कंपनी की लिक्विडिटी को कम करने में, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कंसंट्रेट्स क्या होता है ये, व्हेन कंपनी टेक अ लॉन्ग टर्म लोन। अगर हमारी कंपनी ने बहुत सारे लॉन्ग टर्म लोन लिए हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो उसको सबसे पहला उसका राइट क्या बनेगा कि उन लॉन्ग टर्म लोन्स पर जो उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है वो पूरा इंटरेस्ट दे, और इंटरेस्ट देने के बाद ही वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे। विदाउट पेइंग अ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, कंपनी हैज नो राइट टू गिव अ डिविडेंड ऑन देयर शेयर होल्डर्स, ठीक है। इसे समझ लीजिए कि अगर कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो उसका पहला राइट क्या बनता है, उसका पहला राइट बनता है कि अपने उस इंटरेस्ट को पहले पे करे जो उसने लोन ले रखा है, देन दे पे द डिविडेंड फॉर देयर शेयर होल्डर, ठीक है। नाउ स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट देखिए आप सबको पता है स्टॉक मार्केट का पूरे ही बिजनेस सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका गुड न्यूज़ है कि सिक्योरिटीज़ के प्राइस बढ़ते जा रहे तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, वेयर एज अ डिक्रीज अ डिविडेंड में भी निगेटिव इम्पैक्ट। तो अगर शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो मुझे डिविडेंड डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये मेरी कंपनी की रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा है और कंपनी को इससे बहुत बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, उसका शेयर का जो प्राइस है वो जनरली इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और अगर मैं किसी तरीके से डिविडेंड कम कर देती हूँ तो मेरी कंपनी के शेयर्स के प्राइस भी क्या हो जाएंगे, वो लो हो जाएंगे। तो कंपनी का डिविडेंड जो होता है वो स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स प्राइस पर बहुत डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर मैंने शेयर डिविडेंड का प्राइस कम कर दिया तो वहाँ पर क्या होगा कि शेयर्स के प्राइस भी कम हो जाएंगे। तो दीज ऑल आर द फैक्टर ऑफ डिविडेंड डिसीजन एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, इस डिविडेंड डिसीजन में आपको एक बात समझ लेनी है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, सरप्लस फंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड। डिविडेंड तभी प्रोवाइड किया जाता है जब कंपनी को सरप्लस हो रहा होता है, यानी कंपनी के पास सरप्लस फंड है, then they distribute the profit of then they distribute their profit to their shareholder as a dividend। but अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करेगी। ओके, आई होप you have clear all these points. If you are having any query, you ask me. Thank you and have a nice day.